वो सच्चाई भी बुरी है जो आपको बुरे रास्ते पे ले जा रही है। तो इसलिए मेरे लिए वो मिथ भी अच्छा है जो आपको अच्छे रास्ते पे लेके जा रहा है। तो पितृदोष आखिर बनता क्यों है, क्या रीजन है? कोई भी न्यू बॉर्न होता है उस टाइम पे कुछ रिचुअल्स होते हैं, फैमिली के किसी भी एक मेंबर पे वो चूक हो गई हो तो जो आगे आने वाली जनरेशन है उसमें ये पितृदोष स्पष्ट दिखेगा। आजकल की जनरेशन के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो अपने पेरेंट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो पेरेंट्स क्या है, वो भी एक टाइम पे पितृ बनेंगे और फिर उसके बाद हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और तूने मेरे साथ ऐसा किया। कौन से ऐसे साइंस होते हैं एक डेली लाइफ में कि जिनसे समझा जा सकता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पितृदोष है? एक स्मूथ गोइंग लाइफ में ब्रेक लगना, हर चीज होते हुए भी स्टेबिलिटी ना होना, ये पितृदोष है। और नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और एक बार फिर से लेकर आ गया हूं पॉडकास्ट की सीरीज में एक नया टॉपिक, जिसके बारे में सोशल मीडिया के साथ साथ आपने अपने घर परिवार में भी बहुत बार सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पितृदोष के बारे में। पितृदोष के बारे में मिसकंसेप्शंस लगातार आपके बीच में हो सकता है बने हों। सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स देख के आपके जहन में आया हो कि शायद जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी फैमिली में, कहीं वो पितृदोष की वजह से तो नहीं है। तो क्या है पितृदोष, कैसे काम करता है, कैसे हर्डल्स लाता है, क्या ट्रीटमेंट है इसका और कैसे इसका निवारण किया जा सकता है? क्या मेन जो पूजा है उसी से किया जा सकता है या अपने कर्मास को बैलेंस करके भी पितृदोष का निवारण किया जा सकता है? पितरों को कैसे खुश किया जा सकता है, क्या चाहते वो? इन्हीं सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे बीच एक बार फिर से मौजूद हैं नवीन चतुर्वेदी जी, जिनके साथ हमने पहले भी पॉडकास्ट किया था और आज हम पितृदोष के बारे में उनसे बहुत सारी जानकारियां लेने वाले हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं पितृदोष के बारे में। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने कीमती समय निकाल के आज फिर से एक बार स्टूडियो में मौजूद हुए आप। तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया और अपना भी दिया और मेरा भी दिया, वैसे ही उसी एनर्जी के साथ आप मेरे साथ दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आपने ऑडियंस को बताया है टॉपिक, तो ठीक है, आज कुछ लाए हैं हम भी कि जिससे उनका भी कुछ कल्याण हो सके। बिल्कुल और देखते हैं आगे क्या क्या है। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि मैंने चर्चा में बताया इंट्रो में, कि आज हम पितृदोष के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं वही जानना चाहूँगा, पितृदोष क्या है? पितृदोष एक लेमैन की भाषा में, एक आम आदमी की भाषा में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, पितृदोष का पितृ क्या है? पितृ मतलब हमारे एंसेस्टर्स, ठीक है। उनसे रिलेटेड कोई चूक हमसे रह गई हो, या तो हमने उनकी सेवा ठीक से नहीं करी, दूसरा पॉइंट, या तो हमने कहीं उनकी बात मानने से इनकार किया, या फिर आफ्टर डेथ जो हमारे वैदिक सनातन धर्म में है कि क्या क्या रिचुअल्स करने चाहिए, अगर वो हमने पूरे नहीं किए तो इन कंडीशन से, कार्मिक इन कंडीशन से पितृदोष बनता है। तो नवीन जी, जैसे आपने बताया कि क्या है पितृदोष, ये कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में जब आपका होरोस्कोप बनता है उसमें भी नजर आता है। हाँ जी। तो क्या प्लेनेटरी जो इफेक्ट्स हैं वो उसके हिसाब से देखा जाता है या जो आपके कर्माज है उसके हिसाब से देखा जाता है? मतलब बेसिकली किस नज़रिए से इसको देख सकते हैं और कैसे पितृदोष बनता है उसके बारे में थोड़ा सा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये कार्मिक जो प्रॉब्लम है उस वजह से पितृदोष बनता है। अब हमारा हॉरोस्कोप क्या है? हम अपने संचित में से प्रारब्ध लेकर आए हैं। तो संचित क्या है? कर्म है हमारे। राइट। तो उसी कर्म में से हम अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, उसी की जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है या उसी की गणना को हम हॉरोस्कोप या कुंडली कहते हैं। राइट। तो ये तो है कार्मिक। अब कुंडली में हम इसे कैसे देखते हैं? जब भी 9th हाउस में राहु, केतु, शनि, जुपिटर या सूर्य, इन प्लैनेट का कोई भी इंटरेक्शन होता है या इन प्लैनेट में आके ऐसे इन इस भाव में आके ऐसे प्लैनेट्स बैठते हैं, तो ऐसे में पितृदोष फॉर्म होता है। तो दूसरा, जब भी सूर्य राहु केतु के साथ होगा, जिसे हम ग्रहण योग बोलते हैं, ओके। तो इसे भी हम पितृदोष की कैलकुलेशन में लेते हैं। ओनली अगर जुपिटर 9th हाउस में बैठा है तो हम इसे, 9th हाउस होता है गुरु का स्थान, हमारे पिता का स्थान, तो वो पिता में एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, सारी चीजें आ सकती हैं। बिल्कुल। तो एक कॉन्सेप्ट है कारको भाव नाशाय।
तो इस कॉन्सेप्ट से जो भी कारक है वो कारक जिस भाव में आके बैठ जाए, मान लीजिए पिता का कारक है, गुरु का कारक है, और 9th हाउस भी पिता का कारक होता है और धर्म का कारक होता है, तो ये हमारे गुरु से भी जुड़ गया। तो ऐसे में जब जुपिटर यहाँ बैठता है तो भी पितृदोष फॉर्म होता है। तो हम इस चीज से देखकर, या हमारे कुटुंब स्थान पर, मतलब कि सेकंड हाउस में ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। सेकंड हाउस किस चीज का होता है? हमारे कुटुंब का होता है, मतलब हमारी पूरी फैमिली, जिसमें चाचा ताऊ जी, ये सारे, मतलब दादा दादी, हमारे सिबलिंग्स और ये सब आते हैं। तो जब ऐसे में भी इन प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी मतलब कंजंक्शन ऐसा आता है कि जहाँ पे ये प्लैनेट्स आपस में राहु केतु से या डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो इसे हम पितृदोष मानते हैं। ओके। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन है कि पितृदोष आप अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं। ये कार्मिक ही है, ये कार्मिक दोष है, हमारे कर्मों से उत्पन्न हुआ है, और कुंडली जो है हमारी कर्म का विधान है जो हमारे सामने आता है। करेक्ट। दोनों का आपस में ये रिलेशन है। तो पितृदोष आखिर बनता क्यों है, क्या रीजन है इसका बनने का? रीज़न बहुत से हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे परंपरा में कुल देवी देवता का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। ठीक है। तो उनकी पूजा पाठ से रिलेटेड कहीं चूक हुई हो, जैसे कि बहुत जगह मान्यता है शादी के टाइम पे या कोई भी न्यू बॉर्न होता है तो उस टाइम पे कुछ रिचुअल्स होते हैं कि जो कि कुल देवी देवता को समर्पित होते हैं। करेक्ट। तो जब अगर हम किसी भी फैमिली के किसी भी एक मेंबर पे वो चूक हो गई हो, तो जो आगे आने वाली जनरेशन है उसमें ये पितृदोष स्पष्ट दिखेगा। ओके। सेकंड थिंग, हमारे एंसेस्टर से रिलेटेड, क्योंकि देखो पितृ को क्यों, पितृदोष को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि ब्रह्मलोक के ऊपर है पितृलोक। ओके। मतलब ब्रह्मा जी से भी ऊपर का एक लोक है पितृलोक। इसमें ना बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने पितरों को खुश रखना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली बात है, वो हमें दिख नहीं रहे। तो हमारा देखो सनातन धर्म कितना अच्छा चलता हुआ आ रहा है कि हर चीज़ के लिए एक अलग पर्टिकुलर टाइम दिए गए हैं, पर्टिकुलर डेज दिए गए हैं, जिसमें कुछ रिचुअल्स करके आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पितृदोष में पिछले, जैसे कि आपने बताया कि शादी के टाइम पे कुछ रिचुअल्स रह जाते हैं या गलत होते हैं, तो उसकी वजह से जो आने वाली जनरेशन है, तो क्या किसी और का कर्मा भी पितृदोष का कारण बनता है? मतलब हमारे पितरों ने जो कर्मास किए हैं उसकी वजह से भी पितृदोष बनता है? बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी अगर हमारे वंश में किसी भी न्यूली मैरिड के बाद या तो हमने कुल देवी देवता की पूजा छोड़ी हो, या किसी बच्चे के पैदा होने पे, देखो जो पैदा हो गया उसका तो चेंज नहीं हो सकता, बट जो पैदा हो गया उसके बाद वाली जो जनरेशन होगी उसमें ये चीज़ें ऑटोमेटिक फॉर्म होंगी, जब तक अगर उसकी पूजा पाठ करके शांति ना करी जाए। तो ये फिर पूरी जनरेशन तक चलते रहेंगे, ये ऐसे शांत नहीं होते। इनकी एक स्पेसिफिक विधि है, विधि भी नहीं तो पितृपक्ष आते हैं, उसमें कुछ रिचुअल्स हैं जिसे करके हम अपने, ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि उस टाइम पे कुछ रिचुअल्स करके जो आगे आने वाली जनरेशन होती है उसमें पितृदोष नहीं आता। जैसे कि आपने बताया कि पिछले जन्म के कर्मास, जो किसी और के, हमारे पूर्वजों के कर्मास हैं, उसकी वजह से पितृदोष बनता है। तो जाहिर सी बात है कि आज हम जो कर्मास कर रहे हैं वो कल जो हमारी जनरेशन आएगी उनके में अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उनके में पितृदोष दिखेगा। तो कौन से ऐसे कर्मास हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए या बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन पितृदोष से इफेक्टेड ना हो? देखिए ये आज की डेट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ मैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। आज आपने वृद्धाश्रम्स बहुत देखे होंगे, राइट। और पहले के टाइम पे ये नहीं हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल। आजकल की जनरेशन के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो अपने पेरेंट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो पेरेंट्स क्या हैं, वो भी एक टाइम पे पितृ बनेंगे, राइट। अगर हमने उनकी सेवा नहीं करी। देखिए ये एक तो रिचुअल्स की एक अलग बात है, बट अगर प्रैक्टिकली कोई मेरे सामने मौजूद है, मैं उसे मार रहा हूँ, उसे अकेला छोड़ दिया, और उसके बाद जब वो इस शरीर में नहीं रहे उसके बाद मैं उन्हें पूज रहा हूँ, तो वो मेरे लिए ज़ीरो है। ओके। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है, देखिए ज़रूरी नहीं है आप एक साथ रहें। यहाँ पे दो बातें आती हैं, ज़रूरी नहीं। देखिए आजकल जो फ्लैट सिस्टम है ना, उसमें सरवाइव करना इतना आसान नहीं होता।
फ्लैट्स भी हैं और फिर रीज़न ये भी रहता है कि भाई बाहर जाके रह रहे हैं, नौकरी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर में माँ बाप के साथ नहीं रह सकते। हाँ, तो बट देखो रह नहीं सकते, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बट आपके पास ऑप्शन है, आप उस ऑप्शन को अपना सकते हैं, पर आप तो भी नहीं अपना रहे, तो ये आपका फॉल्ट है। मान लीजिए आपके पास फ्लैट है, ठीक है, आप हो सकता है बड़ा फ्लैट है, आप एक अलग रूम लेके आप उन्हें दे सकते हैं, बट आप जानबूझ के अपने खर्चे कम ना हो जाए इस चक्कर में आप उन्हें फ्लैट नहीं लेके दे रहे, आप वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा रेंट कम हो जाएगा और हमारी मेहनत बच जाएगी। देखभाल करने के लिए वहाँ पे आपको कोई जिम्मेदारी नहीं और रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अब यहीं पे बात आती है कि कई जगह होता है कि दवा नहीं दुआ काम करती है। वृद्धाश्रम्स में अब देखो सेवा कोई और कर रहा है तो इंसान दुआ किसे देगा? जो सेवा कर रहे हैं। जो सेवा कर रहा है। तो अब बच्चे सोचते हैं, अब आजकल की जनरेशन में क्या है, भाई हम ये सब चीज़ नहीं मानते और परेशान भी खुद हैं। करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। सबसे इसके लिए ज़रूरी है, आपके पास अगर फैसिलिटी है तो आप उन्हें अपने साथ रखिए। अगर मान लीजिए आपके पास फैसिलिटी नहीं हो पा रही है या किसी कारणवश कुछ भी नहीं हो पा रहा है, भले ही वो आपसे अलग रहें बट उनकी आप सेवा ज़रूर कीजिए। आप मान लीजिए फ़ॉरेन रहते हैं, ठीक है, तो आप उनसे डेली 10 मिनट का टाइम निकाल के उनसे बात कर लीजिए, वो उसमें बहुत खुश हो जाएंगे। ओके। दूसरा, मान लीजिए कि भाई आप रह रहे हैं बट आपके पास स्पेस छोटा है। देखिए मेरा मानना ये है कि स्पेस छोटा ना ये इशू बनाया गया है नहीं। राइट। हमारे पेरेंट्स ने भी अपने 2 बच्चे 3 बच्चे उसी छोटे स्पेस में छोटे निकाल से दिए, कमरे में सबको पाला है। सबको पाल दिया उसी Right. में। अब हमारे पास भले ही 2 बेडरूम्स हैं, अब हम उसमें भी सोचते हैं कि यार हम इन्हें कहीं और ही शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अच्छा, माँ बाप तो एक ऐसी चीज़ होते हैं कि अपना तन काट के भी बच्चे का पेट भर देंगे, पर उस जनरेशन में कहाँ गया? जनरेशन इस चीज़ को नहीं सोचती। एक बड़ी अच्छी कहावत है, मैंने सुनी थी किसी महात्मा के मुंह से, कि जब बच्चा 4 से 14 साल तक की उम्र में होता है, वो कहता है मेरे पापा को या मेरे पेरेंट्स को सब कुछ आता है। जब बच्चा 15 से 25 साल का होता है, वो कहता है मेरे से स्मार्ट कुछ नहीं है, मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं आता है। करेक्ट। ठीक है, वहीं बच्चा जब 35 प्लस करता है, 35 प्लस करता है, तो फिर वो दोबारा याद करता है कि यार जो मेरे मम्मी पापा कहते थे बहुत अच्छी बात कहते थे। राइट। तो उस पछतावे को अपने पास तक मत आने दो, अपने माँ बापों की सेवा करो। ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, बिना लड़ाई के, बिना किसी चीज़ के। आप एक दूसरे से अलग रह रहे हो बट आपकी बातचीत आपस में बहुत अच्छी है, आप जब भी मिलते हो तो ऐसा नहीं कि आपस में टकरार हो रही है या कुछ हो रही है। तो जब आप आपस में प्यार से बात करेंगे, सब चीज़ करेंगे, देखो उससे क्या होता है, जब हम अपने पेरेंट्स से रिलेशन अच्छे रखते हैं तो पिता से रिलेशन अच्छे रखने से सूर्य मजबूत होता है। ओके। मदर से रिलेशन अच्छे रखने से चंद्रमा स्ट्रांग होता है। ओके। भाइयों से रिलेशन, बड़ा भाई और छोटे भाई से रिलेशन अच्छे रखने से मार्स और जुपिटर दोनों स्ट्रांग होते हैं। ओके। ये सारी चीज़ें क्यों पहले लोग इतने खुश रहते थे? जॉइंट फैमिली थी। तो इस वजह से प्लैनेट्स इतना प्रेशर, मतलब ठीक है कुछ चीज़ें हमने सेवा करी तो वो वहीं की वहीं ठंडी पड़ गई। रेमेडीज़ होती क्या है? रेमेडीज़ यही होती हैं, ये बेसिक रेमेडीज़ होती हैं कि भाई हमने कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली करी, जो भी प्लैनेट जिस रिलेशन को डिनोट कर रहा है हमारा उससे रिलेशन अच्छा है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके। तो सबसे पहली बात तो रिलेशन अच्छे रखें। बाय चांस आप साथ भी नहीं रह सकते, सब चीज़ें, मान लीजिए आपके पास रहने के लिए एक कमरा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उन्हें इतनी सेफ जगह रखें कि जहां आप उन्हें अच्छे से देखभाल कर सकें। राइट। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसके बाद जब हम प्रैक्टिकली ये चीज़ें कर भी रहे हैं ना और हम रेमेडी नहीं भी कर रहे, तो ऑटोमेटिक आगे आने वाली जनरेशन में पितृदोष नहीं दिखेगा। करेक्ट। तो ये कार्मिक बंधन है पितृदोष, इसे ऋण भी कहते हैं, पितृ ऋण। तो इससे बचें सबसे पहली बात। तो बेसिकली आपका कहना ये है
कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वो दिखाई दे सकता है, उसको समझा जा सकता है कि है या नहीं है, लेकिन जो टोटल पितृदोष डिपेंडेड है वो आपके कर्मास पे डिपेंड। बिल्कुल। ओके। कर्म, हमारी कुंडली कर्म ही तो है, तो बेसिकली ये कर्म दोष है, ये एस्ट्रोलॉजिकल दोष नहीं है, कर्म दोष है। सो ये तो होरोस्कोप की बात हो गई कि इस तरीके से देखा जा सकता है कि कैसे पितृदोष है नहीं है। इसके अलावा कौन से ऐसे साइंस होते हैं एक डेली लाइफ में कि जिनसे समझा जा सकता है कि हाँ ये कारण है, या ये समस्या आ रही है, या ये प्रॉब्लम है, या ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पितृदोष है? देखिए, एक स्मूथ गोइंग लाइफ में ब्रेक लगना सबसे बड़ी पहली पहचान है पितृदोष की। स्टेबिलिटी ना होना, हर चीज़ होते हुए भी स्टेबिलिटी ना होना, ये एक पितृदोष का कारण है। ठीक है, आने वाली चीज़ हमारे पास तक नहीं आ पा रही, बीच में कहीं छूट जाती है, ये पितृदोष है। ये सारे साइंस हैं कि जिसे हमें पितृदोष देखना चाहिए। और हम खाना खाने बैठ रहे हैं, खाने में बार बार कंकड़ का आना, बाल मिलना। देखिए, एक क्लीनिनेस एक अलग चीज़ है, बट आप कितनी सावधानी से बना लो, अगर पितृदोष है तो ये बेसिक चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। आप खाना खा रहे हैं, एकदम देखा होगा आपने, कई बार हमने चावल खाया, रोटी खाई, एकदम अचानक से कहीं से बाल आ गया, या खाने में ऑटोमेटिक कुछ गिर जाना। तीसरा, किसी भी तरीके हम कितना ही टेस्टी खाना बनाए उसमें टेस्ट नहीं आएगा, नमक ज़्यादा हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं पितृदोष। ओके। ये एक इंडिकेट करता है इस चीज़ से कि आपस में आपके घर पे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात आज की डेट पे, टाइम पर खाना ना मिलना, ओके। ये पितृदोष को डिनोट करता है। तो खाना ना मिलने से मतलब कि टाइम पे खाना नहीं है, या मतलब कैसे, थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करें। टाइम पे खाना ना मिलना, मान लीजिए आपका डिनर का टाइम है, आपका डेली टाइम है 9 बजे, बट आपका टाइम 10:30 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। ओके। भले ही आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, आप नाइट शिफ्ट के लिए भी घर से टाइम पे खाना खा के निकलेंगे। जिस जातक की कुंडली में पितृदोष नहीं है वो एग्जैक्ट टाइम पे खाना खा के निकल जाएगा, बट जिस जातक की कुंडली में पितृदोष है वो हमेशा खाने के टाइम पे लेट होगा। अब बाधा कुछ भी बन सकती है, काम भी बन सकती है, बिजी शेड्यूल भी कारण बन सकता है, बट स्पेसिफिक कारण पितृदोष है। बहुत सी जगह आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनका स्पेशली लोग रखे गए हैं टाइम पे खाना देने के लिए। राइट। तो ये रीज़न ये है। हेल्थ तो रीज़न है ही, बट प्रैक्टिकली रीज़न अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल लेके चलूँ तो इससे भी पितृदोष ठीक होते हैं, खाना सही समय पे सही समय पे खाने से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने मेरे क्यों, को। वो उसका मैं रीज़न देता हूँ। देखो क्या है, कोई भी चीज़ ना बिना रीज़न के नहीं है। पुराने टाइम पे आपने अधिकतर देखा होगा, देखो पहले तो क्या होता, सूर्य अस्त के बाद कोई खाना नहीं खाता था, और एक रूल होता था, सूर्य अस्त जैसे ही होने वाला है सबको टाइम पे घर आना है। तो सब बैठ के एक ही टाइम पे, क्योंकि देखो सूर्य एक ही तरह चलता है, सब सेम टाइम पे बैठ के खाना खाते थे, तो फैमिली इकट्ठी होती थी। बिजी शेड्यूल के चक्कर में लोगों का अलग अलग बिखर जाना, टाइम पे खाना ना खाना, ये सारी चीज़ें क्या करती है, फैमिली में खटास दिखाती है। आज भी बहुत सी फैमिली ऐसी हैं, चाहे आप कितने ही लेट हो रहे हो, बट आपके मेल, मतलब घर में जो मेल है उसका आने का इंतज़ार करती है कि हम खाना साथ ही खाएंगे। तो ऐसी जातक की कुंडली में जो पितृदोष का असर है कम हो जाता है, कम दिखता है। सो मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि ये बड़ी नवीन जी ने इंटरेस्टिंग बात बताई है कि यदि आपके लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं, समय पे खाना ना मिलना, खाना ना खाना, परिवार के साथ ना बैठना, तो आप अगर इन सारे शेड्यूल्स को भी ठीक कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, और पितृदोष यदि है तो उसका भी निवारण बहुत हद तक हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। निवारण नहीं बट कम हो जाता हाँ, है, बिल्कुल। उसका जो आपका नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। जाएंगे। वो तलवार का कम सुई पे हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने आज खाने को लेकर, क्योंकि मतलब ये तो रेमेडी ऐसी है कि कोई भी इजीली अपने घर में, अपने बहुत ऑफिस बेसिक में कर सकता एक्चुअल है। में देखिए, रेमेडीज हैं क्या, इसे परिहार कहते हैं, कि उसका कोई अदर ऑप्शन ढूंढ ले हम। ये क्या ऑप्शन ही है, मान लीजिए पितृदोष हो गया, कोई गलती हो गई, बट हम फैमिली जब एक साथ, देखो हमारे जो भी फोर फादर्स हैं, चाहे हमारे पितृ कह लो, वो खुश कब होंगे जब फैमिली को एक साथ देखेंगे। राइट।
जब वो एक साथ देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अपनी ब्लेसिंग्स देंगे आपको वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, जब इंसान अपनी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करता है ना, तो लिटरली लाइफ जो है स्मूथ गोइंग हो जाती है। तो जैसे जॉब लॉस होना और हेल्थ इश्यूज रेगुलर बने रहना, रिपीटेडली चीज़ों को होना, घर में बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे साल 2 साल में घर में से किसी की डेथ हो रही है, किसी पर्सन की डेथ, मतलब जो चीज़ रिपीटेडली हो रही है, क्या ये भी कारण होता है पितृदोष को इंडिकेट करने ये का? सारे इंडिकेटर्स हैं, ये सब इन्हीं चीज़ों को इंडिकेट। देखिए, फैमिली में प्रॉब्लम्स कब क्रिएट होंगी? जब कोई फैमिली मेंबर ही परेशान होगा। हम्म। हमारे धर्म में मान्यता है इस चीज़ की कि भले ही वो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, बट वो आत्मा में आज भी जिंदा है। ठीक है, क्योंकि आत्मा जो है वो मर नहीं सकती, अजर और अमर है। अजर अमर है। ठीक है, तो वो फीलिंग्स क्या है, देखो एक बहुत अच्छा एक कहते हैं ना पॉइंट है हमारे इसमें कि हम आत्मा जब तक आगे नहीं लेके जाएंगे, हमारा नेक्स्ट जन्म नहीं होगा। आत्मा वही होती है, सिर्फ शरीर बदलता है। राइट। अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम अपने पिछले जन्म भी देख सकते हैं, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर वही है जो आत्मा हमसे जुड़ी हुई है। कई बार आपने सपने में देखा होगा, बहुत देख रहे हैं, अचानक से हमने देखा कि हाँ भाई कुछ चीज़ ऐसी हैं कि हमें घात हो रहा है, मतलब कोई हमें मार रहा है या हमें कोई बहुत प्यार कर रहा है, तो आप सपने में ही हंसेंगे, आप सपने में ही रोने लग जाएंगे, आप सपने में चिल्लाने लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल क्या, आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है। तो पितृ क्या है, वही है जो आत्मा बन चुके हैं। देखो हर चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है, आत्मा को पुनर्जन्म लेने के लिए भी टाइम लगता है। तो जब तक वो आत्मा स्वरूप में एक जगह बैठी है, तब तक का वो टाइम है जो आपको डिफिकल्टीज दिखती जाएंगी। ओके। मैक्सिमम उसी टाइम में डिफिकल्टीज दिखेंगी। और कर्म वो हमारे संचित में इकट्ठे हो गए, आत्मा हमारी गई, वो संचित हमारा बना दिया। और क्यों, पहले जो शादी हुआ करती थी वो सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं, 2 परिवारों के बीच में हुआ करती थी। आज भी बहुत सी जगह मैक्सिमम यही है कि जब भी किसी का शरीर पूरा होता है, खासकर लेडीज़ में, क्योंकि लेडीज़ अपना परिवार चेंज करके आती हैं, तो उनके निमित्त की उनके मदर साइड पे भी, मतलब मायके साइड से भी और अपने ससुराल साइड से भी 3 लोगों के निमित्त जो गुजर चुके हैं उनसे पहले, उन 3 लोगों के निमित्त पिंडदान हुआ करता है। ओके। तो ये एक बड़ी सुंदरता है हमारे सनातन धर्म की कि हम जिसमें प्राण नहीं है उसे भी पूजते हैं। संसार तो कह देता है कि भाई आत्मा बन चुके, क्या ज़रूरत है, मत पूजो, पितृदोष में दिखेगा। देखिए क्या, ये ना कर्म सुधारने के लिए एक चीज़ें हैं। अब चाहे लोग इसे मिथ कहें चाहे कुछ कहें, चलो ये मैं कहता हूँ ये मिथ भी अच्छा है। अगर आपको एक सही रास्ते पे लेके जा रहा है तो ये मिथ भी बहुत अच्छा है। ओके। वो सच्चाई भी बुरी है जो आपको बुरे रास्ते पे ले जा रही है, तो इसलिए मेरे लिए वो मिथ भी अच्छा है जो आपको अच्छे रास्ते पे लेके जा रहा है। तो पितृ हमारे वही लोग बनते हैं जो हमारे परिवार में आज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वही पितृ बनते हैं। लेकिन बुजुर्ग हम लोग हमेशा, चाहे वो माँ बाप हों, दादा दादी हों, हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुशहाल रहें, सब सुरक्षित रहें, सब चीज़ें रहें। लेकिन जब पितरों की बात आती है, जब वो इस दुनिया से जा चुके हैं, उसके बाद हर्डल्स लेकर आना, ये पितृदोष लगना, तो ऐसा क्यों होता है कि जब जीते जी वो चाहते हैं कि हम लोग सब बढ़िया रहें, अच्छे से रहें, लेकिन मरने के बाद, इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद वही हमारे लिए हर्डल्स लेकर आते हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली वो हर्डल्स नहीं लेके आते हैं। आपने पहले भी, जैसे मैंने अभी कहा, कि ये कर्म दोष है। कर्म में हम सारे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर मैं आज आपसे मिल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में भी मैं आपसे मिला हुआ हूँ। ओके। तो आज ये हमारी चेन इसलिए जुड़ी है, ये कर्म बंधन है। तो जब तक का साथ है, अब देखिए क्या हुआ, हमने उनसे मिसबिहेव किया तो वो हमारे कर्म में लिखा गया। ठीक है, वो कुछ नहीं करेंगे उसमें, बट जो हमारा कर्म बंधन लिखा गया है वो हमारे सामने आएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पितृदोष होते हुए भी वो अपनी जनरेशन में जो लाइव हैं, ठीक है, जो जी रहे हैं, उनकी इतनी अच्छी सेवा कर देते हैं कि पितृदोष उन्हें परेशान नहीं करते। ओके। बट वहीं पे उन लोगों को ज़्यादा परेशान करेंगे जो अपने माता पिता से अच्छे रिलेशंस नहीं है,
मार पिटाई आजकल मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हुए देखा है। सोशल कि मीडिया पे बहुत सारे सोशल वीडियो मीडिया आते पे हैं। बहुत जगह देखा है कि कोई अपनी सास माता को को मार मार रहा है, रहा कोई है, सास को मार रहा है, कोई अपने राइट ससुर राइट को। राइट। तो ये सारी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आजकल का टाइम इतना खराब हो गया है कि जो पवित्र रिश्ते हैं उसमें ही इनडायरेक्ट संबंध बन जाना, हम्म। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है पितृदोष होने का। ओके। जैसे बहुत सी जगह ऐसा आप आजकल मैं देख रहा हूँ कि कोई सास है तो वो अपने सन इन लॉ के साथ निकल राइट गई, राइट राइट। ठीक है, कोई फादर इन लॉ है तो अपनी बहू के साथ निकल दिए। करेक्ट। तो मतलब ये चीज़ें बहुत गलत हैं समाज के लिए। ये चीज़ें अभी तो मज़ा दे रही हैं, अभी तो ये बहुत कूल लग रही हैं कि भाई हमने अपनी इंद्रिय सुख के लिए कुछ टाइम उनके साथ बिता लिया, बट आगे आने वाले टाइम पे हम इतना पछताएंगे कि जिसका जवाब हम खुद अपने आप को नहीं दे पाएंगे। और देखो सबसे अच्छी बात, प्रैक्टिस करने से पुराना जन्म याद रहता है। जब हम संसार में फंस ही गए तो हमें कोई अपना जन्म याद नहीं है, और फिर उसके बाद हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, और तूने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान ने तो कुछ किया ही नहीं, भगवान तो आराम से बैठे हुए हैं। वो तो कर्माज का खेल है। ये हमारी कर्म थ्योरी है, जैसा बीज लगाएंगे वैसा फल पाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। सो हमारे जो पितृ हैं, वो जब हमारे बुजुर्ग हैं जब पितृ बनते हैं इस दुनिया से जाके, तो बेसिकली पितृ हमसे चाहते क्या है? जो उनके बच्चे हैं यहाँ पे जो जीवित हैं धरती पर हैं, उनसे क्या चाहते हैं? एक अच्छा रिलेशन, अच्छे संबंध। देखिए पुराने टाइम पे ना बहुत से गांव में या बहुत सी जगह पे एक बहुत अच्छी मान्यता होती है कि हमेशा कुल देवी देवता को ना एक पूरे परिवार के साथ मत्था टेकने जाते हैं। राइट। ठीक है, तो जब हम अपने कुल देवता क्या है, हमारे जो वंश के सबसे पहले इंसान। सीधी सी एक नॉर्मल एक आम बोली में मैंने आपको ये बात समझाई कि हमारे कुल के सबसे पहले इंसान, जहाँ से हमारा कुल स्टार्ट हुआ, तो वो क्या चाहेगा कि यार जो मेरा कुल चलता हुआ आ रहा है वो कितना आपस में एक दूसरे के साथ कितने हंसी खुशी रहता है। तो इन पे अपनी ब्लेसिंग्स रखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए गलत व्यवहार करने से देखो दूसरा तो दुखी होगा, बट जो हमारा मेन बंदा है, मतलब जो हमारे पितृ हैं या हमारे कुल देवी देवता हैं, वो नाराज होंगे। ओके। हमारी इस स्पिरिचुअल लाइफ में मैसेंजर का काम करते हैं कुल देवी देवता। क्योंकि जैसे मान लीजिए जो कंपनी का बॉस है, हर एम्प्लॉय उनसे नहीं मिल सकता, बिल्कुल। बट कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट उनके पास आ जा सकते हैं। तो सेम ये हमारे फैमिली में होता है। तो भगवान से एक अच्छा रिलेशन जो होता है, हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं उनका होता है। बिल्कुल। सो आप बहुत लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, पितृदोष को लेकर भी बहुत सारे क्लाइंट्स आपसे मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आप देते हैं। कोई ऐसा आपने अभी तक केस स्टडी किया हो या देखा हो जो पूरी फैमिली स्टक हो गई, फिर पितृदोष हटा और वो फिर नॉर्मलाइज हुई सारी चीज़ें? ऐसा कोई केस हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। देखिए केस में ना क्या होता है, देखिए जिसके कुंडली में बन गया पितृदोष वो तो परमानेंट रहने वाला है। अब ये किन के लिए बेटर कर सकते हैं हम, जो न्यूली वेड्स हैं, ठीक है, उनके आपस में उनकी फैमिली में रिलेशंस बना के अच्छे करवा के, तो उन्हें जो आने वाली जनरेशन है उसमें हम पितृदोष को समाप्त कर सकते हैं। और देखिए दूसरा क्या है, जो आत्मा है ना वो खुद चुनती है हमें किस शरीर में जाना है या किस फैमिली में जाना है, क्योंकि ऋणानुबंधन तो बंध गया, तो हम खुद चुनते हैं हमें किस फैमिली में जाना है। तो जब हम रिचुअल्स करते हैं, फैमिली में हंसी खुशी रहते हैं, तो पीछे की जो ब्लेसिंग है ना वो उस एक आत्मा पे रहती है कि अब तू चले जा, तेरे जो कर्म में है वो पितृदोष नहीं लिखा, क्योंकि तेरी फैमिली हंसी खुशी आपस में रहती है। और ऐसा एक केस नहीं, ऐसे बहुत से केस आए हैं सामने जिनमें प्रैक्टिकली हमने ये देखा है, रिजल्ट देखा है इस चीज़ का, कि जब हमने उनको पितृ दोष से रिलेटेड बेसिक रेमेडीज दी हैं। देखिए एक बड़ी रेमेडीज की तो बात अलग है, वो तो एक्चुअल में बड़ी रेमेडीज काम करती हैं। इसमें भी एक होता है श्रापित, किसी को श्रापित कुंडली कहते हैं जिसे हम,
कुछ उसमें ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि हमें देख के लगता है ये श्रापित कुंडली है। ओके। बड़ी रेमेडीज उनके लिए होती हैं, इसीलिए हमने छोटी छोटी रेमेडीज उनसे कराई। मान लीजिए भाई किसी के फादर थे, दूर रहते थे, मदर नहीं थी, तो वो बेचारे फैमिली में अकेले परेशान रहते थे, ठीक है। एक धर्म स्थान पे जाके वो उन्होंने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया, बट उनका हमेशा मन अपने बच्चों में रहता था। तो मैंने जाके पूछा प्रैक्टिकली उनसे कि मैंने कहा यार पहली बात तो ये बताओ, घर में कोई बुजुर्ग है? उन्होंने कहा हाँ जी, ऐसे ऐसे रहते हैं, वो अपनी इच्छा से वहाँ रहते हैं। तो डायरेक्टली हमने कंक्लूजन दिया वो अपनी इच्छा से नहीं रहते। ओके। अगर वो वहाँ इच्छा से रह रहे होते तो आपको जो ये हर्डल्स आ रहे हैं ये नहीं आते। राइट। लिटरली उन्होंने फिर ट्राई करने की कोशिश करी, कॉल किया उधर से अपने पेरेंट्स को, उन्होंने 2-3 बातें ऐसी बोली, वो फादर साहब उनके रोने लग गए। तुरंत क्या किया, बच्चों ने उन्हें अपने साथ ले आए। लिटरली मैं बताऊं विद इन वीक्स उन्हें अपनी जो सक्सेस है उसमें रिजल्ट उन्हें दिखने लग गया। पितृ तो देखो सीधी सी बात है, ये अगर 4 फादर्स बनाए हैं, पितृ बनाए गए हैं, और ये अब से नहीं पुराने टाइम से, राम जी के टाइम से आ रहे हैं। तो रघु जी उस टाइम पे सबसे मतलब उनका वंश चला आया है वहाँ से। तो ये देखने की बात है। तो पितृ ऐसे ही नहीं बनाए गए, इसलिए बनाए गए हैं कि भाई हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमारी वंशावली कहाँ से चलती हुई आ रही है। तो ये चीज़ें देखने के लिए कि भाई ठीक है, हम अगर बाई चांस मान लो किसी का वंशावली नहीं है, अब भाई वो जानना चाहता है क्या है क्या नहीं, तो क्या कर सकता है वो अपने पितरों के ऊपर ऐसे काम करके, जैसे कि मान ले भाई फादर तो है, मदर तो है, उनके साथ अच्छे रिलेशंस रख ले, क्या जाता है। मान ले आप एक साथ नहीं भी रह रहे, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग भी रहते हैं, बट रिलेशंस अच्छे रखने में क्या जाता है। सिंपल सा है कि आप इसे करो, और मैक्सिमम कुंडली में आज की डेट में आप हर दूसरी तीसरी कुंडली में आपको पितृदोष मिलेगा। सो जैसे आपने बताया कि पितृदोष कैसे देख सकते हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा और उनको पता लगा कि शायद मेरी कुंडली में पितृदोष है, अब उन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए स्टेप अभी वो कॉन्टिन्यूस उसी वे में चल रहे हैं हम। फैमिली से अच्छे रिलेशंस, ठीक है, अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को ओके क्लीन रखें, वहाँ पर अपने 4 फादर्स की या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की स्माइलिंग फोटोग्राफ लगाएं। और हमेशा जब भी आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो उनके आगे अपना माथा टेक के तब आगे बढ़ें। ये प्रैक्टिकली कुछ टाइम करते करते ना आपको ये दिखेगा कि यार ये तो मतलब जादू हो गया हमारे साथ, मिरेकल है ये। ओके। फैमिलीज़ को हमेशा उनके सामने वो जब भी जाएं तो हमेशा एक गठित होना चाहिए, आपस में एक साथ रहना चाहिए। मैक्सिमम बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे पार्टनर्स एक छत के नीचे रहते हुए भी एक साथ नहीं होते। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। ये सारे कारण पितृदोष के हैं, क्योंकि हमने अपनी पहले की फैमिली को खुश नहीं रखा, तो हमारे आगे आने वाली फैमिली भी खुश नहीं रहने वाली। तो ये बेसिक रेमेडी है कि आप अपने पितृ मतलब 4 फादर्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की एक स्माइलिंग फोटोग्राफ साउथ वेस्ट कॉर्नर पे लगाएं, और जब भी उनके सामने जाएं पूरी फैमिली के साथ उन्हें माथा टेक के तब आप अपने अपने काम पे जाइए। तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे कि हाँ भाई, लिटरली देखो सीधी सी बात है कि लोग कहते हैं कि भाई भगवान का नाम लेने से क्या होगा या किसी की पूजा करने से क्या होगा, पूछने से अच्छा करके देख लो। तो पितृदोष काटने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ के अलावा पूजाएं भी रिकमेंड की जाती हैं, जिसमें गया जी का नाम सबसे पहले आता है। क्या है पूजा का विधान, कैसे पिंडदान और ये सारी चीज़ें होती हैं, तर्पण वगैरह, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए पहली बात तो ये उनके लिए है कि जो इंडिया में नहीं रहते। देखिए हमारे धर्म में कितनी अच्छी बात है कि अब आने वाले पितृपक्ष आएंगे, ठीक है। अब हर साल में हमारे 4 फादर्स के लिए हमारे इस धर्म ने इतना अच्छा टाइम पीरियड दिया है कि इसमें आप अपने 4 फादर्स की पूजा करो, जिससे उन्हें भी शांति मिलेगी और आपको भी। अब ये उनके लिए क्यों है, फॉरेन में रहते हैं, मान लीजिए देखो बाहर व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान जैसी नहीं हो सकती, राइट। तो वो क्या कर सकते हैं, एक बार जाके अपना तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान अपने पितरों का कर सकते हैं। वहाँ विधिवत जो ब्राह्मण है वो पूजा कराते हैं गया जी में। हाँ गया जी में, Okay. और विधिवत आपसे पिंडदान कराएंगे, सब चीज़ कराएंगे। तो उससे क्या होगा, आपने एक बार कर दिया, आपको जब टाइम मिले पितृपक्ष में आपको तब करना चाहिए। मान लीजिए आप 3 साल बाद दोबारा इंडिया लौट कर आ रहे हैं, तो
तो आपको फिर भी कर देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें उनके लिए बनाई गई हैं कि जो हर साल इस चीज़ को नहीं कर सकते, रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकते, बट जो हर साल पितृपक्ष में कर सकते हैं, तो वो उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उन फैमिलीज़ के लिए मान लीजिए कि भाई जो आगे वाली जनरेशन का बेटा है, ठीक है, वो हमारी बात ही नहीं सुनता, हमारा कुछ नहीं मानता और नहीं लगता कि ये आगे इन रिचुअल्स को फॉलो करेगा। तो ऐसे में वो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, गया जी जाके अपने जो भी हमारे कुल देवता के निमित्त और हमारे पितरों के निमित्त और जो हमारे गोत्र हैं उनके निमित्त, हर इंसान का, हर एक जातक का अपना गोत्र होता है, उसके निमित्त वहाँ पे पूजा होती है। आप पिंडदान कीजिए, ऐसा करने से पितरों की शांति होती है। जैसे पिंडदान की बात आती है तो पिंडदान के साथ एक शब्द, एक पूजा का नाम आता है, नारायण बलि का। ये क्या है, कब करते हैं इसको और कैसे करते हैं, क्या विधि है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया श्रापित कुंडली, जिसमें कोई समाधान ही नहीं है। हमने बेसिक रेमेडीज करी, हमें रिजल्ट नहीं मिला। बट रेमेडीज करने का ये मतलब नहीं कि हम आपस में पारिवारिक खुश नहीं रह रहे, बट हम रेमेडी किए जा रहे हैं। देखिए, जो उपाय है ना, वो हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं। बिना कर्म का उपाय जीरो है, और मतलब ऐसे वाइसा वर्सा समझ लो। ओके। ठीक है, अगर हम कर्म भी कर रहे हैं और उपाय भी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि उपाय क्या है, वो खाद पानी है और कर्म हमारा बीज है। ठीक है, तो चीज़ें क्या है, इन दोनों चीज़ों से सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अब कईयों की कुंडली में होती है श्रापित दोष, कि भाई कहते हैं ऐसी कुंडली को श्राप मिला हुआ है। आपने देखा होगा आज के टाइम पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतलब एजेड हो चुके हैं काफ़ी, बट मैरिड नहीं है। ये इस तरीके की कुंडलियाँ श्रापित कुंडलियाँ होती हैं। तो ये एक अपनी मर्जी से नहीं है, इंसान वो समझ में आता है कि भाई मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं करना चाहता, बट जो चाहता है और उसकी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कुंडली श्रापित कही गई है। उसमें दोष भी ऐसे भयंकर दिखते हैं कि उसमें 7th हाउस भी अफ्लिक्टेड होगा, ठीक है, 9th हाउस भी अफ्लिक्टेड होगा, 4th हाउस में भी कोई ना कोई ऐसा इम्पैक्ट आ रहा होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी। तो ऐसी कुंडली को श्रापित कुंडली कहा गया है। इन बड़ी बड़ी रेमेडीज़ की जरूरत, देखो इसमें पैसा भी लगता है, ऐसा नहीं है कि ये अभी गए और हो जाता, फ्री में नहीं होता, इनमें पैसा भी लगता है। और बहुत अलग विधिवत पूजाएं होती हैं इसमें, ब्रह्म मुहूर्त में जाना और घाट पे, मतलब घाट पे जाके बैठना और ऐसे पूजा पाठ करना, मतलब बहुत ज़्यादा विधि विधान है और ये कर्म कांड का एक पार्ट है। तो इस पे ना जाते हुए बस बेसिक एक चीज़ है कि जब आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया है कि नहीं ये श्रापित कुंडली है, और उसके बाद वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई आपका सिर्फ वे लास्ट रेमेडी है, इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है, तब आपको वो परफॉर्म करना चाहिए। पर हमेशा तो भी पहले उनसे बेसिक रेमेडीज़ करी जाए। जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, भाई आपको फीवर आया, तो वो हमेशा क्या करेंगे, आपको पैरासीटामोल एंटीबायोटिक दे देते हैं बस। एंटीबायोटिक नहीं देंगे। एंटीबायोटिक्स जो हैं आज की डेट में हार्ट अटैक का कारण बनती हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। जब वो देखेंगे कि भाई पैरासीटामोल से या और बेसिक मेडिसिन से फीवर नहीं उतर रहा, तब वो एंटीबायोटिक देंगे आपको, जिससे आपके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी और आप उस बीमारी से लड़ सकेंगे। वैसे ही रेमेडीज काम करती हैं, पहले बेसिक करनी चाहिए। अगर बेसिक करने से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब हमें आगे जाना चाहिए। तो ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये मैं कहता हूँ डेली रूटीन में होनी चाहिए। जब ये डेली रूटीन में होगी ना, तो ये आपको बहुत एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जाते जाते, क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास, वही शेड्यूल रहता है, सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो लास्ट तक देख रहे हैं, उनको कुछ ऐसे टिप्स आप दें कि जिससे कि वो डेली अपनी लाइफ में फॉलो करें और पितृदोष जो है उनका कम हो, या उसका नकारात्मक जो प्रभाव है वो कम हो सके। एक तो सबसे पहले बात, फैमिली में अपनी हंसी खुशी रहे, झगड़े को बढ़ाना नहीं है। ठीक है, ठीक है, गुस्सा आता है, सब चीज़ होती है, बट ऐसे में क्या करना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, चुप बैठ जाना चाहिए। झगड़ा बढ़ाने से कलेश और बढ़ता है। तो ऐसे में मतलब किसी को भी अपने घर में लड़ाई नहीं पसंद, चाहे वो हम हैं, चाहे वो हमारे फादर मतलब हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स हमारे जो भी हैं, उन्हें नहीं पसंद होता ये सब लोग देखना।
तो पहली बात तो झगड़े से बचें, ओके। कैसा भी झगड़ा हो, चाहे वो हम रास्ते में जा रहे हैं उससे हो गया, या किसी भी चीज़ से कोई भी झगड़ा बनता है, और खासकर फैमिली में, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन से या पार्टीशन से रिलेटेड हो गया, तो उस झगड़े से बचना चाहिए। दूसरा, साउथ वेस्ट कॉर्नर में मैंने आपको बताया अभी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में हमारे फोर फादर्स की स्माइलिंग फोटोग्राफ या अपने फैमिली की स्माइलिंग फोटोग्राफ उस कॉर्नर में लगानी चाहिए, जिससे कि हमारी फैमिली में हंसी खुशी बनी रहे। दूसरा, जो पितृपक्ष आ रहे हैं, इसमें हमेशा अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। जिस भी, मान लीजिए पंडित जी के पास जाके आप तिथि दिखवा लें, जिस भी डेट पे आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स एक्सपायर हुए हैं, वो पंचांग देख के आपको तिथि बता देंगे, तो उस तिथि पे आप अपना पितृपक्ष का तर्पण कर दें और ब्राह्मण भोज करा दें। अगर वो भी नहीं करा सकते तो आप कच्चा राशन ले जाके आप मंदिर में पंडित जी को दे दें और कहें कि पंडित जी, अब बस हमारी यही कामना है भगवान से कि हमारे जितने भी फोर फादर्स हैं, हमारे पितृ हैं, वो संतुष्ट रहें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, पितृपक्ष में ये ज़रूर करनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी को कुछ नहीं पता, डेट भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो उसके लिए अमावस का जो तर्पण है, सर्वपितृ अमावस्या जिसे कहते हैं, जिसे वो कुछ ही नहीं पता, वो उस अमावस्या पे ये अपने सारे पितरों रिचुअल्स के कर सकता है। अपने पितरों के निमित्त ये कर दे। और जिसे नहीं भी पता ना कुछ, वो क्या करे, इन 15 दिनों में कच्चा दूध बना के, मतलब दूध ले लिया, थोड़ा पानी डाल लिया और उसमें काले तिल डालकर पीपल को जल दें। और देना कैसे, ऐसे मान लीजिए लुटिया रख ली और ऐसे जल देना है, अंगूठे और ये हाँ, उंगली इस फिंगर हाथ के बीच में से, क्योंकि ये यहाँ पे पितृ तीर्थ होता है ये हमारा हाथ में। तो जब भी आप देखेंगे या रिचुअल्स कभी देखते होंगे आप लोग सभी, तो जब भी पंडित जी ऐसे में 13वीं के टाइम पे या कोई भी ऐसा मतलब पूजा पाठ कराते हैं, तो हमेशा जो हवन हो गया या जो कोई भी चीज़ होगी, तो वो ऐसे ही दान करवाएंगे। अगर पितरों आपको के लिए। पितरों के लिए, या कोई किसी की हाल फिलहाल में अगर death हुई है, तो उसके लिए भी हम ऐसे ही तर्पण करवाएंगे। तो यहाँ पे पितृ का तीर्थ होता है, तो स्पेशली हमें यहाँ से ऐसे करके जल देना चाहिए। और मतलब बहुत सी चीज़ें, आप कच्चा जैसे लड्डू बना लिए आपने आटे वगैरह के, उसमें काले तिल वगैरह डाल के आप वो पिंड रूप में आप उनका तर्पण करें और जल दे के, कि क्योंकि देखो पीपल ये में, पीपल पे करना है। पीपल के पेड़ पे, क्योंकि पीपल में क्या है, भगवान विष्णु का वास है, विश्वदेव का वास है। और भगवान ने गीता में कहा है कि मैं पितरों में, पितरों के देवताओं में आर्यमान हूँ। आर्यमान वो हैं जो पितरों के, सभी पितरों के हेड है। ओके। भगवान का रूप आर्यमान रूप में पितरों में भी हेड है। तो उनके निमित्त हमें वो काम करना चाहिए, जिससे कि भगवान देखते हैं कि हाँ भाई, ये बच्चा काम कर रहा है, तो इनके प्रति जो मतलब फैमिली में भी हंसी खुशी, देखिए बेसिक चीज़ से स्टार्ट होती है, फैमिली खुश रह रही है, उसके साथ साथ भाई उसने मान लीजिए ये भी पितृतर्पण भी स्टार्ट कर दिया, तो ये प्लस होती जाती है, चीज़ें पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा करने से हमारी जो रेगुलर ज़िंदगी है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने साझा की, आज फिर से टाइम निकाला हमारे लिए। और मैं चाहूँगा कि जिन दर्शकों ने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है वो अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ें, और अगर आप कमेंट्स छोड़ते हैं तो हम नवीन जी को फिर से तंग करेंगे उनका कीमती समय लेने के लिए, और आगे उस पर पॉडकास्ट बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड शेयरिंग सच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पितृदोष। थैंक यू सो मच टू, आपने बिल्कुल मेरे को यहाँ बुलाया और तभी ये पॉडकास्ट हो भी पाया, आपने मेरे को बुलाया इसी वजह से। ठीक है जी, जय सिया राम। जय सिया राम। तो हमारे साथ थे नवीन चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बताया कि पितृदोष क्या होता है, कैसे काम करता है, कर्माज कैसे काम करते हैं, इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, क्या डेली रूटीन्स में रिचुअल्स और रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारे पितरों को शांति मिलती है, पितरों के लिए क्या क्या रेमेडीज़ की जाती हैं, साल में जब पितृपक्ष आता है तो उस दौरान क्या करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कोई सवाल हो तो ज़रूर छोड़िएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को। इसी के साथ आगे किन टॉपिक्स पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा पॉडकास्ट ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, नमस्कार।